बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एंड ये अपना पूरा सीरीज रहेगा, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड सेकंड चैप्टर आपका हो जाएगा properties of fluid and the pressure and the fluid static, and then we cover all this chapter. एंड इसमें हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम लोग तो न्यूमेरिकली करेंगे, पेन पेपर से करेंगे ही, पेन पेपर पर, बट हम लोग एक और जिस पे हम लोग इस पे भी करेंगे, सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे जिसका नाम एंसर्स है। फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, उससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पाइपलाइन का क्वेश्चन होता है, पाइप नेटवर्क का, वो हम लोग भी सॉफ्टवेयर से करेंगे। हार्डी क्रॉस मेथड होता है, उसको हम लोग करेंगे इससे ईपानेट सॉफ्टवेयर से। सो यदि आपको कंटिन्यू रहना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हम लोग वन बाय वन चैप्टर आगे बढ़ेंगे। और बहुत इंफॉर्मेटिव वे में मैं इसको पढ़ाऊंगा, और ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसको पढ़ी है लाइन बाई लाइन, बहुत अच्छा बुक है ये, इसलिए मैं सोचा कि इसको ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम chapter number 1, basically introduction and the basic concept of the fluid mechanics. The objective of this book, you can see the objective of this book, when you finish reading this chapter you should be able to finish करेंगे इस चैप्टर को तो ये सारी बातें अपने को आ जाएंगी समझ में। क्या क्या आएंगी? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। द रिकॉग्नाइज द वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन द प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस में जो भी फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम है उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, जान पाएंगे। और प्रैक्टिकल में क्या हो गया, जैसे रिवर का फ्लो हो रहा है, और जैसे ऑयल फ्लो हो रहा है, ऑयल का भी फ्लो होता है, गैस पाइपलाइन, it's also a fluid. So many examples, and model engineering problem and solve them in a systematic manner. Yes, and have a working knowledge of accuracy, precision, and the significant set, and recognize the importance of dimensional homogeneity in engineering calculation. So all these things we have covered. So let's start. In this introductory chapter, we present the basic concepts commonly used in the analysis of fluid flow. ओके, इसमें क्या होगा, ये चैप्टर में ये बेसिक कॉन्सेप्ट को डाल रहे हैं, और इसमें हम लोग जो भी फ्लूइड फ्लो का एनालिसिस है जो भी यूज होने वाला है वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद द डिस्कशन ऑफ द फेज ऑफ मैटर एंड द न्यूमरस वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड ऑफ फ्लो सच एज विस्कस वर्सेस इनविसिड रीजन ऑफ फ्लो। एंड ओके, अभी यहाँ तक अपन ये स्टार्ट करेगा चैप्टर को, ये viscous versus the inviscid region of the flow, and the internal versus external flow, and the compressible versus incompressible flow, laminar versus turbulent flow, and the natural versus the forced flow. Yeah, all these things we cover in this chapter. The steady versus unsteady flow, and we also discuss to non-slip condition and the solid fluid interface, and present a brief history of the development of fluid mechanics. This is a very important and interesting. Basically, this chapter is a very interesting. Why we need to fluid mechanics? This is the big reason why we need to fluid mechanics. And also we understand in this chapter, and the no slip condition means when suppose that एक आपका ये fluid solid body है, और water suppose that आपको flow कर रहा है पाइपलाइन में, गैस पाइपलाइन या कोई पाइपलाइन में वाटर सप्लाई नेटवर्क हो गया, वाटर सप्लाई पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसका जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से और वाटर का जो कांटेक्ट है वहाँ पे नो स्लिप कंडीशन होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल है वो ट्रैवल नहीं करते हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। ये assumption है, not actually but it is assumption. We see in the coming paragraphs. After presenting the concept of system and the control volume, the control volume is a big concept here. The control volume is a big concept here. This is the control volume. The control volume and control mass is a different thing. Control volume and the control mass is a different thing. The control mass में क्या होता है, control mass में जो बॉडी है, कंट्रोल मास में जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल मिलकर बने हुए हैं। कंट्रोल मास का कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी का जो पार्टिकल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और कंट्रोल मास का चेंज, और मास तो चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा, बट पार्टिकल भी नहीं चेंज होने चाहिए। कंट्रोल वॉल्यूम का ऐसा कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल वॉल्यूम का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल चेंज हो सकते हैं बट वॉल्यूम नहीं चेंज होना चाहिए। वॉल्यूम लेट्स से कि 1 क्यूबिक मीटर है तो 1 क्यूबिक ही रहे पर पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, देयर इज नो, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। बट कंट्रोल मास कॉन्सेप्ट में क्या होगा, कंट्रोल मास कॉन्सेप्ट में आपको मास इफ 1 kg तो 1 kg ही रहेगा, और जो पार्टिकल है वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। ये हो गया। So this paragraph, after presenting the concept, the system and the control volume, we review the unit system that will be used. Okay, unit system there we review detail ये सब. We then discuss how to mathematical models and engineering problem are prepared, and how to interpret the result obtained from the analysis of such models. Okay, basically यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे कि बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स मतलब, मॉडल्स कहने का मतलब मैथमेटिकल सेट तैयार किया गया, मैथमेटिकल इक्वेशन का सेट तैयार है भाई, इक्वेशन का जो सेट होगा उसको मॉडल बोलते हैं। इक्वेशन का जो सेट तैयार है उससे जो कैलकुलेशन होगा वो कितना डिफरेंस है, क्या है, वो सारा डिटेल देखेंगे यहाँ पे।
मॉडल का मतलब ये नहीं कि फिजिकल मॉडल और एक मैथमेटिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल का मतलब भाई आपने कुछ जैसे मेरे को एरोप्लेन का मॉडल प्लास्टिक का बना दिया छोटा सा, वो मॉडल हो गया फिजिकल मॉडल। और जैसे अपने को मैथमेटिकल मॉडल मतलब कैलकुलेशन वाला मॉडल, इसमें इक्वेशन सब सेट रहता है, इक्वेशन का मॉडल। This is followed by the presentation of an intuitive systematic problem solving technique that can be used as a model in solving engineering problems. Okay. The finally we discuss accuracy, precision, and significant in engineering measurement and conclusions. Okay. Now we coming on the introduction part. Okay. This is, mechanics is the oldest physical science that deals with the both stationary and the moving bodies under the influence of force. This is the very concept, very beginning concept of the mechanics. Yeah, basically, mechanics is physics. Mechanics is physics, and the mechanics में अपन stationary body and the moving body दोनों का बात करते हैं. Stationary body बोले तो what? The stationary body velocity is zero, and the moving body velocity is not zero. अब ये और वो यहाँ पे हम लोग सब डिस्कस करेंगे. The branch of mechanics that deals with the bodies at rest is called static, समझ रहे हो? While the branch that deals with the bodies in the motion is called dynamics. Motion velocity. The subcategories fluid mechanics is defined as a science that deals with the behavior of fluid at rest or in the motion. Okay. और यहाँ से अब एक सब कैटेगरी, अब देखो मैकेनिक्स का एक सब कैटेगरी फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, जिसमें फ्लूइड की बात करते हैं. अब फ्लूइड मोशन में है तो वो स्टैटिक हो गया फ्लूइड, अब मोशन में है तो वो डायनामिक हो गया, और मोशन नहीं है तो वो स्टैटिक हो गया. राइट. यहाँ पर हम लोग सब डील करेंगे, सारी बातों को जानेंगे. एंड द इंट्रैक्शन ऑफ फ्लूइड विद सॉलिड और अदर फ्लूइड एट द बाउंड्रीज, ये भी हम लोग देखेंगे. फ्लूइड मैकेनिक्स is also referred to as fluid dynamics by considering fluid at rest as a special case of motion with zero velocity. Okay. अभी यहाँ पे ये बोला कि स्टैटिक को भी अपन डायनामिक ले सकते हैं, बट कैसे ले सकते हैं? व्हेन वेलोसिटी इज जीरो. इट मींस अभी डायनामिक कंसीडर कर रहे हैं जो स्टैटिक में है फ्लूइड, डायनामिक उसको डायनामिक कंसीडर कर रहे हैं, बट एक केस बना दिए कि डायनामिक में ये है बट वेलोसिटी इसकी जीरो है. तो आगे बढ़ते हैं. द फ्लूइड मैकेनिक्स इटसेल्फ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द सेवरल कैटेगरीज. ओके. Which category? The study of the motion of fluid that can be approximated as incompressible. Okay. The motion of fluid that can be approximated as incompressible. क्या क्या हो सकता है? Such as liquid, especially water. Water क्या हो गया यहाँ से? Incompressible. आपको पता चल गया. Okay. वाटर कैसा है? Incompressible. And gas at low speed. यदि गैस की स्पीड लो है तो वो भी incompressible में ही कंसीडर होगा, याद रखिएगा. And it is usually referred to a hydrodynamic. Okay. A subcategory of hydrodynamic is hydraulics. तो हाइड्रोडायनामिक का एक सब कैटेगरी होगी हाइड्रोलिक्स. राइट. हाइड्रोडायनामिक किसको बोलते हैं? हाइड्रोडायनामिक किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ फ्लूइड, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज इनकॉम्प्रेसिबल. तो एक ऐसा फ्लूइड जो मोशन में है और वो इनकॉम्प्रेसिबल है. राइट. एक ऐसा फ्लूइड जो इनकॉम्प्रेसिबल है और वो मोशन में है, उस टाइप की स्टडी को हाइड्रोडायनामिक स्टडी बोलते हैं. और इस सब हाइड्रोडायनामिक की जो आप समझ लो भाई वाटर का स्टडी, सिंपली वाटर का स्टडी है. एक ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेसिबल, that is incompressible है उसको हम बोलते हैं, not compressible. A subcategory of hydrodynamic is a hydraulics which deals with the liquid flow in the pipe and the open channel. This is the main part. अब देखिए हाइड्रोडायनामिक का भी सब पार्ट हाइड्रोलिक्स हो गया, और इसमें हम लोग डील करेंगे किसके बारे में? लिक्विड फ्लो इन द पाइप एंड द ओपन चैनल. एंड दिस पोर्शन इज अ very important for gate point of view, ES point of view, all the examination and also your knowledge point of view is a very important. And the open channel is again very important for civil engineers. This is a very important for civil engineer only, not mechanical. The gas dynamic deals with the flow of fluid that undergoes significant density changes. Okay. Gas dynamic deals with the flow of fluid that undergoes significant density changes. Okay. Gas dynamic में क्या होगा? Density थोड़ा बहुत change होगा, significant means थोड़ा बहुत, such as the flow of gases through nozzle at high speed. गैस का फ्लो हो रहा है हाई स्पीड पे एक नोजल से, और ये हम लोग गैस डायनामिक में पढ़ेंगे. तो गैस डायनामिक्स का बेसिकली डेंसिटी थोड़ा बहुत चेंज होगा. द कैटेगरी ऑफ एरोडायनामिक्स डील्स विद द फ्लो ऑफ गैसेस, स्पेशली एयर. एरोडायनामिक दैट इज एयर की बात हो रही है, तो स्पेशली एयर के बारे में डिस्कस करते हैं. एंड ओवर द बॉडीज सच एज एयरक्राफ्ट. ओके. इन द कैटेगरी ऑफ एरोडायनामिक डील्स विद द फ्लो ऑफ गैसेस ओवर द बॉडीज सच एज एयरक्राफ्ट, रॉकेट एंड द ऑटोमोबाइल्स एट हाई और लो स्पीड. ओके. अब ये मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दिस पार्ट एरोडायनामिक्स. Because some maximum mechanical engineering deals with this one, rocket and the automobiles, this kind of thing, and also important for the aerospace engineer. So this is a very important and very conceptual book for all of the branches. Basically, this is the introductory book, or not a high level book. But if you cover all the basic level, then you can easily understand your research work and also on the high level, high advanced level of the book. So this is important. So that's why I started this book, because I realized this book is a really good
Some other specialized categories such as meteorology, oceanography, and the hydrology deals with the naturally occurring flows. ओके, तो मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी ये सब नेचुरली अकरिंग जो फ्लोज होता है, जैसे रिवर फ्लो हो गया, फ्लड हो गया, ये सारा भी कवर है जो नेचुरली अकरिंग फ्लोज है उसको, ये जैसे ग्लेशियर फ्लो हो गया, ग्लेशियर फ्लो हो गया, ये सारा। और अभी गैस ग्लेशियर मेल्टिंग बहुत तेजी से हो रहा है, तो ये सारा इसमें मेट्रोलॉजी हो गया, ओशनोलॉजी, ये सब इसमें पड़ता है, बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ वी कवर वन पैराग्राफ मोर, then we conclude here for today. Okay, application area of the fluid mechanics we'll discuss next day, but here today we'll cover this one. uh, what is fluid? Basically, this is important. You will recall from the physics that the substance exists in three primary phases: solid, liquid, and gas. At very high temperature, it is also exists as plasma. Okay, plasma का concept है, समझ लीजिए। Substance वो plasma के form में भी exist कर सकता है, but very high temperature पे। A substance in a liquid or gas phase is referred as a fluid. That's a very conceptual. A substance in the liquid or gas phase, liquid and gas दोनों का phase, air भी and liquid, water भी, for example, ये fluid में consider होगा। ये लगभग सभी को जानते हैं। The distinction between the solid and a fluid is made on the basis of the substance ability to resist the applied shear. shear बोले तो tangential, अभी concept tangential को मैं clear करूंगा। shear stress that tends to change in the shape। अब देखो shear stress की वजह से क्या होता है, this is a very common concept, important concept and common also। अभी shear की वजह से क्या होता है, किसी भी चीज का शेप चेंज होता है, ये ध्यान रखिए। shear की वजह से किसी भी बॉडी का शेप चेंज होता है। ओके, तो शेप चेंज के लिए कौन सा स्ट्रेस, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, which one stress is a cause for the shape change of the body? Well, this is the shear stress. This is important. A solid can resist an applied shear stress by deforming. Okay, whereas a fluid deform continuously under the influence of shear stress. Okay, no matter how small. इस लाइन पे थोड़ा गौर कीजिए। A solid can resist an applied shear stress by deforming. Solid जो है वो shear stress को resist करता है, कैसे? डिफॉर्म होकर के। अब जैसे सेब, मान लो एक रबड़ लो, रबड़ इरेजर, इरेजर के एक हिस्से को, नीचे वाले हिस्से को आप पकड़ लो और ऊपर वाले हिस्से को अपने टेंजेंशियल, टेंजेंशियल कहने का मतलब यह फिगर में देख रहे हैं, इधर फिगर में एक हिस्से को यहाँ से यहाँ पे पकड़ लीजिए और दूसरे हिस्से को यहाँ से आप इसको अप्लाई कीजिए। टेंजेंशियल मतलब रबड़ के उस पर, तो यहाँ पे ऐसे कीजिएगा तो पता चलेगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा आगे हो गया, थोड़ा आगे हो गया, तो वो भाई सीयर को रजिस्ट कर रहा है, कैसे? डिफॉर्म होकर। बट लिक्विड के केस में और वाटर के केस में ऐसा नहीं। वाटर के केस में आप जरा सा भी दिए टेंजेंशियल फोर्स तो ये फ्लो करेगा, कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। आप देखिए, सिंपली आप वाटर को लीजिए, सिंपली आप वाटर को लीजिए और वाटर को डाल दीजिए किसी फर्श पे। फर्श पे आप जैसे ही डालते हैं जरा सा उसको स्लोप मिलता है तो देखते हैं वो फ्लो करने लगता है, जरा सा भी स्लोप। स्लोप मिलने का क्या कारण है? अभी देखो, स्लोप जिस चीज में रहता है तो उसका कंपोनेंट डिवाइड होता है, एक नॉर्मल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो वो जो जरा सा भी टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा उसके वेट के वजह से, तो लिक्विड के वेट की वजह से कोई नॉर्मल आएगा, टेंजेंशियल आएगा, तो उसके वजह से जरा सा भी जो टेंजेंशियल आया उसके वजह से वो फ्लो करने लगा डायरेक्शन। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट आगे यूज होता है। अभी अभी कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ ये यूज है? आप जब रिसर्च करने जाएंगे तब यूज है, आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे वहां पे कोई रिसर्च वर्क होगा तो वहां पे यूज है इसको, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी मॉडल, एयरक्राफ्ट, जो भी चीज डिजाइन होती है लिक्विड से रिलेटेड, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है वहां पे। ये सब कॉन्सेप्ट को यूज करके बड़े बड़े फॉर्मूले डिराइव हुए हैं, नेवर-स्टोक्स इक्वेशन, रेनॉल्ड्स सीरीज स्ट्रेस, यही सब कॉन्सेप्ट यूज करके उधर, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके ही वो डिराइव किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये नहीं समझ पाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल होगा, इवन समझ में भी नहीं आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में, वो कॉन्सेप्ट समझते समय, बड़े बड़े इक्वेशन समझते समय ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहना चाहिए। ओके, अभी सीयर स्ट्रेस की अपन बात कर, थोड़ा और डिस्कस कर लेता हूँ सीयर स्ट्रेस की। अभी सीयर स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारा जैसे अपन एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो सीयर स्ट्रेस भी फाइंड आउट करेंगे, उस सीयर स्ट्रेस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि सीयर स्ट्रेस, जितना ज्यादा सीयर स्ट्रेस होगा, सीयर स्ट्रेस होने का मतलब, सीयर स्ट्रेस होने का मतलब कि वेलोसिटी जो फ्लूइड फ्लो है वो इंक्रीज होगा, सीयर स्ट्रेस। अब ऐसा नहीं, सीयर स्ट्रेस किसके बीच, सीयर स्ट्रेस किसके बीच, सीयर स्ट्रेस नॉट अ दिस वन बाउंड्री, वॉल बाउंड्री और अ वॉल बाउंड्री, सीयर स्ट्रेस बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स। In solids, stress is proportional to strain, but in fluid, stress is proportional to strain rate. Right? When a constant shear force is applied, a solid eventually stop deforming at some fixed strain angle. एक constant shear force अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 2 किलोमीटर का मैं shear force, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो डिफॉर्म होके, थोड़ा डिफॉर्म होके वो स्टॉप कर जाएगा। बट फ्लूइड के केस में, वेयर एज एंड फ्लूइड नेवर स्टॉप डिफॉर्मिंग एंड अप्लाइड अ कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, कभी स्टॉप नहीं होगा। राइट, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर
रबर ब्लॉक टाइटली प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स एज अ अपर प्लेट। वही मैं जो आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है। द अपोजिंग फोर्स दैट डेवलप इन अ प्लेट रबर इंटरफेस ड्यू टू फ्रिक्शन is expressed as this: force is equal to tau a, where tau is a shear stress and a is a constant area between the upper plate and the rubber, right? And when, अब ये समझना है यहाँ पे टाउ, टाउ क्या है? टाउ इज शियर स्ट्रेस। टाउ ये जो टेंजेंशियल यहाँ पे जो स्ट्रेस लग रहा है, मतलब स्ट्रेस का मतलब ये फोर्स लगा के इसको मैंने फोर्स लगा के इसको खींचा, फोर्स लगा के इसको पर खींचे इधर, तो इसमें फोर्स आया और ये बॉडी डिफॉर्म हुआ, बट बॉडी डिफॉर्म हुआ फिर रुक गया ना कांस्टेंट फोर्स लगाने से, टेंजेंशियल फोर्स लगाने से ये रुक गया। मतलब इसके अंदर कोई रोक रहा है, इस बॉडी के अंदर, इस रबर के अंदर कोई रोक रहा है तभी रुका, तो वो जो रोकने वाला फोर्स है ना वही शियर स्ट्रेस यहाँ पे बता रहा है। वो रोकने वाला फोर्स कैसा? टेंजेंशियल रोकने वाला फोर्स, ठीक है। तो वही इधर शियर स्ट्रेस हो गया। एंड अच्छा, शियर स्ट्रेस इधर भी लग रहा होगा, इस अपर लेयर में भी, इधर भी शियर स्ट्रेस पूरे बॉडी में भी तो लग रहा होगा, भले यहाँ पे ज्यादा लग रहा होगा, इधर कम लग रहा होगा, लेकिन लग रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए थोड़ा सा माइंड, ओके। एंड द कॉन्टैक्ट एरिया इज कॉन्टैक्ट एरिया, और ये बहुत कॉन्सेप्ट, ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, कौन सा एरिया कहाँ पे, जो एरिया भाई पिक्चर, मतलब जो एरिया स्ट्रेस बिहेव कर रहा है वही एरिया पर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है का इम्पोर्टेंट। व्हेन द force is removed, the rubber return the original position, and this phenomenon would also be observed with the other solids such as steel block and provide। ये सब चल रहा है कि अपन स्टील ब्लॉक के साथ भी ऐसा करेंगे तो यही होगा, यदि वो इलास्टिक रेंज तक उसको ये किया जाए, फोर्स लगा के खींचा जाए। एंड दिस, if this experiment was repeated with the fluid के साथ यदि किया जाए तो the fluid layer is constant connect with the upper plate, the fluid layer is contact with the upper plate to move with the plate continuously at a velocity of the plate no matter how strong forces, ओके। और वो प्लेट के साथ, मतलब प्लेट जैसे जैसे बढ़ेगा वो अपना फ्लूइड बढ़ते जाएगा। द फ्लूइड वेलोसिटी वुड डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। द फ्लूइड वेलोसिटी हियर मार्क आउट, द फ्लूइड वेलोसिटी वुड डिक्रीज विद द डेप्थ, डेप्थ के साथ डिक्रीज करेगा बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर। अब जो फ्लूइड लेयर, अब फ्लूइड भी है तो वो एक लेयर में है, एक लेयर, दो लेयर, बहुत सारे लेयर मिला के फ्लूइड का डेप्थ बढ़ गया। अब उस लेयर में एक लेयर, दो लेयर, उस लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसके वजह से भी अपोज होगा, फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। तो वो फ्लूइड का वेलोसिटी कम होगा, वो कम होते 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 बाउंड्री एट बिलो एट द बॉटम ऑफ द बाउंड्री यहाँ पर आते आते वो क्या हो जाएगा? एकदम जीरो हो जाएगा वही, और वो जीरो हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को लोग बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। जहां जहां भी कांटेक्ट रहेगा उसका वहां वो जीरो हो जाएगा, ओके। You will recall from the static that stress is defined as a force per unit area and determined by dividing the force by the area upon which it acts. Okay. The normal component of the force acting on the surface per unit area is called the normal stress. Normal component and the tangential component अभी डिस्कस करता हूँ मैं। And the tangential component of the force acting on the surface per unit area is called the shear stress। और फिगर में इसको देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये फ्लूइड हो गया डी एरिया का, एक छोटा सा एरिया लिया, उस पर एक फ्लूइड हो गया ये। अब इस फ्लूइड पे एक फोर्स लगा, आप इस फोर्स को देखिए, इस फोर्स को देखिए, रिजल्टेंट फोर्स है, इस फोर्स को देखिए। अब ये फोर्स थोड़ा सा मतलब एंगल पे लग रहा है, थोड़ा एंगल पे लग रहा है। कैसे एंगल पे लग रहा है? क्योंकि उस बॉडी पे जो मूव कर रहा है बॉडी, उस बॉडी पे एक नॉर्मल फोर्स और एक टेंजेंशियल फोर्स की वजह से उसका एक जो रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब एक रिजल्टेंट जो आ रहा है वो ये एफ फोर्स लग रहा है। तो अब देखिए इस एफ फोर्स लग रहा है, ये एफ फोर्स इस इन दोनों की वजह से एफ फोर्स ऐसे एंगल पे लगता है। तो ये जो टेंजेंशियल उसके सरफेस के लॉन्ग लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स हो गया, जो परपेंडिकुलर लगेगा वो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल स्ट्रेस देख लीजिए आप, यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है, एफ एन बाई डी एंड एफ टी बाई डी। So this is a very important concept. Even this concept is also usable in this also strength of material. This is a very very important concept. In the fluid mechanics at rest, the normal stress is called the pressure. अब यहीं पे अब देखिए ये concept और important है। In the fluid mechanics at rest, the fluid mechanics at rest, velocity is zero. The normal component is called the pressure. Very good. And the fluid at rest is at a state of zero shear stress. Okay. अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, इवन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था। A fluid at rest is at a state of zero shear stress। यदि फ्लूइड आप रेस्ट में है तो क्या उस पे shear stress लगा है? क्या उस पे shear stress नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे shear stress जीरो होता है, बिल्कुल। आप यदि फ्लूइड रेस्ट में है तो shear stress जीरो होता है। When the wall are removed और liquid container is tilted, वॉल को या तो हटा दो या लिक्विड कंटेनर को टिल्ट करो, थोड़ा सा तिरछा करो, टेढ़ा करो या किसी एंगल पे तिरछा करो। The shear develop as a liquid move to re-stabilize a horizontal free surface। अब उसमें सीयर डेवलप हो जाएगा, सीयर डेवलप हो जाएगा एज ए लिक्विड मूव, और लिक्विड मूव करता है, देखो इनमें लगता है अभी कोई चीज पीछा करेगा तो थोड़ा बहुत, एंड रीस्टेबलाइज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड वो फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है थोड़ी देर के बाद। इन ए लिक्विड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन मूव रिलेटिवली टू ईच अदर। लिक्विड में क्या होता है? ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव रिलेटिवली ईच अदर। रिलेटिवली का मतलब एक रिलेटिव का मतलब रिलेटिव में एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड, एक फ्लूइड का ग्रुप हो गया वन ए मान लो, दूसरे फ्लूइड का ग्रुप हो गया बी। एंड मैं थोड़ा आपको व्हीकल का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो एक इंसान जो है वो 20 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 10 की स्पीड से चला रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी?
और रिलेटिव कितना होता है, दोनों का डिफरेंस 10। सेम 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 कॉन्सेप्ट है भाई। रिलेटिव the group molecules move relatively और ये सब जो बातें हैं ये सब देखा गया तब लिखा गया, ये बात याद रखिएगा, ऐसे नहीं। ये सब बातें रिसर्च होकर देखी गई हैं, ऑब्जर्व की गई हैं, तब इस बुक में लिखा गया है। इस बुक में ही सारी बुक में सारे बुक में यही यही होता है। ये पहले रिसर्च करके उसको देखा जाता है कि ये करेक्ट है या नहीं है। आफ्टर करेक्शन ये इफ इट इज करेक्ट, if the research is correct, then we apply in the book and whatever the research one. But the volume remains relatively constant because of the strong cohesive force between the molecules. समझ रहे हैं? वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि इनमें इनके जो देश जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एज अ रिजल्ट लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एंड इज इन। अब इसके वजह से अभी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है कि शेप क्यों ले लेता है, मतलब वाटर किसी मान लो कंटेनर में रखा है, उसको टिल्ट करने पे वो वैसा ही शेप ले लेगा। क्यों ले लेगा भाई? क्योंकि उसके जो सारे पार्टिकल है ना वो इसमें रहते हैं, तो वो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है तो आपस में सब जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसके वजह से वो शेप ले लेता है एंड इट फॉर्म ए फ्री सरफेस इन ए लार्ज कंटेनर ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, ए गैस एंड ऑन द अदर हैंड गैस के केस में क्या होता है, एक्सपैंड अंटिल इट कंटेनर the wall of the container and fills the entire available space। अब देखो गैस के केस में ऐसा नहीं है। गैस के केस में आप यदि वॉल को हटाते हैं तो जितना एरिया आप जितना मतलब वॉल्यूम गैस को देके उतने में वो फैल जाएगा। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसमें जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत कम होता है। ये प्रैक्टिकल देखा गया है, जब प्रैक्टिकल देखा गया है इस बुक में लिखा गया है और इसी कॉन्सेप्ट पे आगे डिजाइन भी होता है। अभी गैस सिलेंडर अपन डिजाइन करते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट पे डिजाइन करते हैं कि जो गैस है वो इधर उधर मूव करेगा, उसकी वजह से फोर्स आएगा वॉल पे, कितना फोर्स आएगा उस हिसाब से गैस सिलेंडर की मोटाई रखी जाती है, उस हिसाब से स्ट्रेस किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि भाई जो लिक्विड है, जो गैस है, वो गैस में कोहेसिव फोर्स कम होता है और वो जितना ज्यादा एरिया देखे उतने में वो आने लगता है, वॉल पे फोर्स लगाता है। ये सब कॉन्सेप्ट यदि आपके पास क्लियर है तो यू रियली बिकम ए गुड रिसर्चर इन योर फील्ड। So where we now on the other hand the expand until the it encounter the wall of the container and fills the entire available space, and this is because the gas molecule are widely spaced, okay, and the cohesive force between them is very small. Unlike liquids, a gas is an open container cannot be free surface। Unlike liquids, a gas is an open container cannot form a free surface। okay, तो free surface ये form नहीं करेगा ना, वो एक बोल रहा है open surface में। Although solids and fluids are easily distinguished in the most cases, and this distinction is not so clear in some borderline cases। okay, for example देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा दे रहा है इन्होंने, although the solids and fluids are easily distinguished in the most cases। तो सॉलिड और लिक्विड को आप इजीली बहुत सारे केस में अलग कर सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। बट एक केस ऐसा भी, कौन सा भी केस ये बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। कौन सा केस है, asphalt appear and behave as a solid since it resists shear stress so for short period of time। ओके, यहाँ पे देखिए asphalt जो है, asphalt appear and behave as a solid। asphalt जो है वो सॉलिड के जैसा बिहेव करता है since it resists shear stress for short period of time। shear stress को short period of time के लिए रेजिस्ट करता है ये asphalt। यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि भाई देखो अब लिक्विड के केस में क्या होता है, shear stress जरा सा भी ये करता है, नहीं कर पाता है अपना, रेजिस्ट नहीं करता। सॉलिड के केस में shear stress को रेजिस्ट करता है, बट इसके फंक्शन में ये थोड़े से टाइम के लिए shear stress करता है, shear stress को रेजिस्ट करता है, फिर फ्लो होने लगता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा कहना मुश्किल होगा, तो वही यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है। When these forces are exerted over an extended period of time, when these forces are exerted over extended period of time, however the asphalt deforms slowly, okay, and behaving as a fluid। अभी सेम बात जो मैंने बोला, some plastic, lead and the slurry mixture exhibit the similar behavior। अब देखिए भाई अभी जो वेस्ट होता है, मैं बात करता हूँ आपको, जो वेस्ट डोमेस्टिक वेस्ट नाली में जो वेस्ट होता है वो भी थोड़ा बहुत आपको ये shear रेस्ट करता है, इसके बाद फ्लो करने लगता है। तो ये सब बात चल रही है यहाँ पे और ये सब कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि जब आप डिजाइन करोगे, अभी जब डिजाइन करोगे नाला नालियाँ तो उसमें भी आपको स्लोप देना होगा उस हिसाब से कि भाई स्लरी इतना shear स्ट्रेस रेजिस्ट करता है, इसके बाद फ्लो होता है, थोड़ा सा ज्यादा स्लोप रखना पड़ेगा। ये सारी बातें अंदर कवर करनी पड़ती हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक भी है। सच बॉर्डरलाइन केसेस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट। अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, इसका कॉन्सेप्ट तो मिलेगा बट इस तरीके का इसमें एग्जांपल लेके हर चीज डिजाइन नहीं किया गया इस बुक में। बट हाँ, दूसरे बुक आप प्रीफर कीजिएगा, बट ये कॉन्सेप्ट इस बुक का पता होगा तभी, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए। द फ्लूइड वी डील विद दिस टेक्स्ट विल क्लियरली रिकॉग्नाइज एज अ फ्लूइड। अभी एस्फॉल्ट, स्लरी, मिक्सचर, इस टाइप का जो बिहेवियर, इस टाइप के लिए ये बुक जो है और नहीं है, इसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी डील किया गया है। हाँ, ओनली जो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया गया है। ऑयल हो गया, गैस हो गया, वाटर हो गया, ये सब। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग इन द सॉलिड्स एंड द वीकेस्ट इन द गैस। जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है वो सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है,
सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है एंड गैस में बहुत कम होता है। ये सी फिगर है सॉलिड्स का एंड फिगर सी इज द गैस का फिगर है। और वन रीजन इज दैट द मॉलिक्यूल इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड में टुगेदर एंड वेयर ये कॉन्सेप्ट आपको सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, उधर भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ये वाला सॉलिड का क्लोजली पैक्ड वहां पे वाइड रेशियो कॉन्सेप्ट आता है ना, बहुत ये यहाँ से भी डीप इसी कॉन्सेप्ट से डील होता है। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा the molecules in the solid are arranged in the pattern that is repeated throughout, okay, and because of the small distance between the molecules in the solid, the attractive force of the molecules and each other are large and keep the molecule at a fixed position, okay. The molecular spacing in the liquid phase is not much different from that of the molecular spacing in the liquid phase की बात चल रही है, इसमें जो molecular spacing होता है और not much different from that of the solid phase, okay. जो इसमें molecular spacing होता है वो ज़्यादा difference नहीं होता है except that the molecule are no longer at a fixed position related to each other and they can rotate and translate freely, okay. इसमें भाई रोटेशन जो मॉलिक्यूल्स का है एंड ट्रांसलेशन भी फ्रीली हो जाता है, बट ऐसा सॉलिड के केस में नहीं है। इन द लिक्विड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर रिलेटेड टू सॉलिड्स, ओके। इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर वीकर रिलेटेड टू सॉलिड। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो मॉलिक्यूल का फोर्स है वो वीकर होता है सॉलिड की वजह से, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द गैसेस। गैस के केस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिल स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा। The distance between the molecules generally increase slightly as a solid turn liquid, okay, and with water being a notable exception, okay। यहाँ पे बात देखिए, the distance between molecule generally increase slightly as a solid turn in the liquid। कोई सॉलिड हो गया उसको आप लिक्विड में करेंगे तो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो स्लाइटली इंक्रीज होगा। मतलब डिस्टेंस मान लो 1 यूनिट है तो थोड़ा इंक्रीज होगा, 1.2 1.3 इस इंक्रीज होगा थोड़ा। लिक्विड विद वाटर बी ए नोटेबल एक्सेप्शन, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं था। वाटर के केस में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वाटर उसका आइस और आइस का डेंसिटी, आइस देखते हैं वाटर में फ्लो होता है, फ्लोट करता है, इसका डेंसिटी कम होता है वाटर से। तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी जब ये आइस जो कन्वर्ट होता है वाटर में, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो पहले आइस में मॉलिक्यूल्स थोड़ा वाटर से आइस में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहते हैं। क्यों दूर रहते हैं आप समझिए, क्योंकि ये इसका डेंसिटी कम होता है। डेंसिटी क्या होता है, एक स्पेस में कितना मॉलिक्यूल्स आप भर सकते हैं, एक स्पेस में कितना मॉलिक्यूल भर सकते हैं। तो भाई पानी के ऊपर बर्फ के तैरने का मतलब हल्का है वो पानी से, तो मतलब जितने स्पेस में, एक स्पेस में जितना पानी भर सकते हैं उसका वेट ज्यादा होगा, उसी स्पेस में यदि बर्फ भरा जाए तो ये कॉन्सेप्ट है। उसका वेट कम होता है इसलिए वो पानी पे तैरता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है। मतलब कम भरने का मतलब क्या, एक सेम स्पेस में वाटर आ रहा है, उसी सेम स्पेस में बर्फ आ रहा है, एक का वेट ज्यादा हो रहा है, एक का वेट कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब क्या, कम होने का मतलब ये हुआ कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कम है उसका थोड़ा दूर दूर है एज कम्पेयर टू वाटर। सो ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। In the gas phase, okay, now we cover. In the gas phase, the molecules are far apart from each other, and the molecular ordering is non-existent. The gas molecules move about random and continuously and colliding to each other to the wall container in which they are confined. अब मान लो गैस हो गया, गैस को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो हमेशा रैंडम मोशन करता रहता है और कोलाइड एंड द वॉल पे भी एक स्ट्राइक करता है बेसिकली। द पार्टिकुलरली एट लो डेंसिटी the intermolecular force are very small and the collisions are the only mode of interaction between the molecules, okay। collision भी होते रहता है, this is and the collision are only mode of interaction between the molecules, okay। and the molecules के बीच में जो interaction होता है उसका मोड क्या है भाई, collision है, आपस में लड़ जाते हैं भाई। and the molecules in the gas phase are at a considerably higher energy level, okay। मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज एट अ कंसिडरेबली हायर एनर्जी लेवल, मतलब इनकी वेलोसिटी रैंडम मोशन की वजह से वेलोसिटी हाई होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है एंड दे आर इन द लिक्विड और सॉलिड फेज। देन मतलब दिस वन लिक्विड और सॉलिड फेज से ज्यादा एनर्जी होता है किसमें, गैस फेज में, क्योंकि वो रैंडम मोशन करते हैं, उनके पास वेलोसिटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स के पास। द गैस मस्ट रिलीज a large amount of energy before it condense the freeze। अब देखो भाई गैस के पास तो रैंडम मोशन है, उसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा है। जब वो फ्रीज होगा, मतलब जब वो लिक्विड फेज में और सॉलिड फेज में जब वो आएगा तो वहां पे क्या होगा, उसका जो मोशन है वो कम होगा। मोशन कम होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो वही बात चल रही है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी को खत्म करेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारा कॉन्सेप्ट आगे गुजरने वाला है। अभी जिसको मास्टर्स पीएचडी करना है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी और हर जगह ये कॉन्सेप्ट आता है। गैस एंड वेपर आर ऑफन used as a synonyms word, okay। gas and vapor synonyms word में use होता है। तो vapor phase of a substance is customarily called a gas when it above the critical temperature, okay। वेपर को गैस क्या बोलेंगे, जब ये क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से जब ये एबव होगा तो इसको बोलेंगे गैस। ए वेपर यूजुअली इंप्लाइज, अब क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, आपको क्रिटिकल टेम्परेचर को समझ लेना होगा।
अभी मैं यहाँ पे बताने वाला भी नहीं उसको, क्योंकि थोड़ा वो भी आप वर्क कीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके मैकेनिकल वाले को तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह यूज, मटेरियल साइंस में भी यूज होने वाला है आजकल तो भाई, ईएससी में भी इसमें मटेरियल साइंस को ऐड किए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप देखिएगा अच्छे से। एंड द वेपर यूजुअली इंप्लाइज दैट करंट फेज इज नॉट फॉर फ्रॉम द स्टेट ऑफ द कंडेंसेशन। अब ये कॉन्सेप्ट, अब ये जो है, ये वेपर और गैस का, ये यहाँ पे स्टेटमेंट में, जो ईएससी में स्टेटमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड, वहां पे ये दे सकते हैं बहुत अच्छे से कि वेपर और गैस को डिफाइन किया सेम, तो वेपर और गैस इन सेम दिखता, कब गैस बोलेंगे कब वेपर बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पॉइंट से अबव होगा तो वो गैस हो गया, और जो क्रिटिकल पॉइंट से मतलब नॉट फॉर द कंडेंसेशन, जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, जो गैस को लिक्विड में बदलने का जो प्रोसेस है, कंडेंसेशन का मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे थोड़ा सा भी टेम्परेचर यदि कम हुआ तो वेपर किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे यदि है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, लिक्विड में कन्वर्ट होने से थोड़ा सा, लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको वेपर बोलेंगे। यदि क्रिटिकल पॉइंट से एबव है टेम्परेचर, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट से यदि एबव है, तो उसको अपन बोलते हैं गैस। याद रखिएगा, any practical fluid system consists a large number of molecules and the properties of the system naturally depend on the behavior of these molecules. Okay, यहाँ पे बात चल रही है कि जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम्स है, जैसे गैस सिलेंडर का एग्जांपल इस बुक में दिया हुआ है, गैस सिलेंडर का ही मैं लेता हूँ। जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम्स है, यदि मॉलिक्यूल्स consist a large number of molecules and the properties of the system is naturally depend on the behavior of molecules। अब उसके अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जैसा बिहेव करेंगे, उसी तरीके से जो सिस्टम का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए भाई डिजाइन करने से पहले अपने को मॉलिक्यूल का बिहेवियर समझना पड़ेगा कि किस टाइप कितना फोर्स लगा रहा है, किस टाइप से मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है। हर चीज फोर्स करने के बाद सारी बातों को कंसीडर करके डिजाइन करेंगे, क्योंकि बहुत रिस्की होता है डिजाइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर इज रिजल्ट मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर, राइट। बार बार स्ट्राइक कर, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। किसी चीज का मास कितना है, वो कितनी तेजी से चल रहा है। अभी वेलोसिटी जीरो होगा, उसका मोमेंटम भी जीरो, राइट। तो अगर रेस्ट कंडीशन में लिक्विड, उसका मोमेंटम क्या है, जीरो। ओके, तो यहाँ पे बात चल रही है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इन अ कंटेनर इज द रिजल्ट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन। अब देखो, द प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का जो प्रेशर है इन अ कंटेनर, किसी कंटेनर में जो गैस का प्रेशर है, अभी उसको थोड़ा ऊपर वाला दबाते तो निकलता है ना प्रेशर के साथ, वही बात। तो इज अ रिजल्ट ऑफ किस, क्यों होता है, क्यों प्रेशर आता है, द मोमेंटम ट्रांसफर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर।